हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूरोपियन पावर्स इन इंडिया के ऊपर लास्ट लेक्चर लेके आया हूं, जो कि रहेगा डेनिश के बारे में। ठीक है, इसमें आज हम डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर आएगा, उसमें हम जितनी भी हमने यूरोपियन पावर्स पढ़ी उनके ऊपर जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासनकाल है 1616 से लेके 1845 तक। ठीक है, तो डेनिश का जो है ये पीरियड रहता है। ठीक है, इनको जो है और क्या बोला जाता है, मतलब ये डेनिश लैंग्वेज में लिखा गया है दनस्क ऑस्टिंडिस्क कॉम्पगैनी। ठीक है, इट वॉज ए डेनिश ट्रेडिंग कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाई किंग क्रिश्चियन फोर्थ। ठीक है, टू एक्सपेंड ट्रेड इन ईस्ट इंडीज एंड इंडिया। ठीक है, तो ये जो है ये डेनिश ट्रेडिंग कंपनी कहलाई और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसने की थी, इसकी स्थापना की थी किंग क्रिश्चियन फोर्थ जो है उन्होंने इसकी स्थापना की। किस लिए कि अपने ट्रेड को एक्सपेंड कर सकें, कहाँ पे, ईस्ट इंडीज में। ईस्ट इंडीज जैसे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चरों में, कौन कौन सा पार्ट था, साउथ एशिया था, चाइना था, इंडिया था। यहाँ पे जो था ये अपना ट्रेड एक्सपेंड करना चाहते थे। ठीक है, अब थोड़ा सा फाउंडेशन और इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फाउंडेशन जो रखी गई थी वो रखी गई थी 1616 में। किसने रखी थी? किंग क्रिश्चियन फोर्थ ने, जो कि डेनमार्क के थे। ठीक है, और नॉर्वे के थे। ठीक है, डेनमार्क नॉर्वे के थे और इनका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वो है कोपेनहेगन। ठीक है, कोपेनहेगन में इनका जो हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर रहता है और इनका जो पर्पस था वो क्या था, वो compete करना किसके साथ, जो अदर यूरोपियन पावर्स थी यहाँ पे एशिया में, जैसे इंग्लिश थे। ठीक है, इंग्लिश थे, पोर्चुगीज थे, उनके साथ ये compete करना चाहते थे। ठीक है, ताकि उनको ट्रेड में चैलेंज कर सके। ठीक है, और इनके जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे? ओवी गजेडे। ठीक है, ये जो है इनके पहले डायरेक्टर होते हैं और ये ही इनका फर्स्ट एक्सपेडिशन लेके आते हैं कहाँ पे, इंडिया में। कब? 1618 में। ठीक है, इनका जो फर्स्ट एक्सपेडिशन जो रहता है, पहला दौरा जो रहता है भारत में, वो कौन लेके आते हैं, मतलब ओविस गजेडे। कब? 1618 में। ठीक है, अब जो पहला यात्री यहाँ पे आता है और भारत में एस्टेब्लिश करता है फैक्ट्री। ठीक है, जैसा कि मैंने उनका नाम बताया आपको, क्या? ओवी गजेडे, जो सेल करके आता है इंडिया में समुद्र से, मतलब समुद्री जहाज से आता है ये। कब? 1618 में। और 1620 में एग्रीमेंट करता है किसके साथ? जो लोकल रूलर होते हैं कहाँ के, तंजौर के। ठीक है, और एस्टेब्लिश करता है फैक्ट्री या अपनी पोस्ट कहाँ पे, त्रकुवार में। ठीक है, त्रकुवार में जो है ये अपनी सेटलमेंट एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, और फोर्ट बनाता है कहाँ पे, डंसबर्ग में, एज ए मेन डेनिश बेस इन इंडिया। ठीक है, डेंसबर्ग जो है ये मेन बेस था इनका, किसका? डेनिश का। कहाँ पे? इंडिया में, भारत में। ठीक है, कौन सी जगह? फोर्ट डेंसबर्ग। ठीक है, ये जो था इनका मेन बेस था। अब जो इम्पोर्टेंट डेनिश सेटलमेंट थी वो कहाँ कहाँ थी, वो थी टेकुआर में, 1620 में एस्टेब्लिश की थी। ये जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, ये इनका मेन हेडक्वार्टर था। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद श्रीरामपुर जो था 1755 में, जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे ये अपनी पोस्ट या कंपनी सेटअप करते हैं। और यहाँ ये जो था इनका ट्रेड और मिशनरीज का सेंटर था। ठीक है, उसके बाद निकोबार आइलैंड में 1756 में ये जो है अपनी पोस्ट या कंपनी सेटअप करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक कॉलोनी स्थापित करने की प्रयास करते हैं। पर बाद में ये जो प्रयास है इनका निसफल रहता है। ठीक है, और यहाँ से ये अपनी सेटलमेंट उठा लेते हैं वापस। ठीक है, तो ये थी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट किसकी, डेनिश की, भारत में। ठीक है, अब ट्रेड और कॉमर्स की, तो जो जितने भी यूरोपियन पावर्स आई थी ये मैक्सिमम ट्रेड किस चीज़ का करने के लिए आई थी? स्पाइसेस का। ठीक है, सिल्क का, कॉटन का, टेक्सटाइल का। ठीक है, आइवरी का, टी का, इंडिगो का, इन चीज़ों का ही ट्रेड करने के लिए ये भारत, या हम कह सकते हैं साउथ एशिया में आए थे। ठीक है, और क्या था, ये जो थे ये डेनमार्क में क्या करते थे, री एक्सपोर्ट करते थे इन गुड्स का। ठीक है, और अक्रॉस यूरोप में। ठीक है, दोबारा से री एक्सपोर्ट करते थे ये। ठीक है, और क्या होता था,
स्केल ऑफ द ट्रेड वॉज स्मॉल कंपेयर टू ब्रिटिश एंड डच कंपनीज। ठीक है, तो इनका जो ट्रेड था वो बहुत कम था, किसके कंपैरिजन में, ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में और डच के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, ये इतना पॉपुलर नहीं थे। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी हम यूरोपियन पावर्स में पढ़ते हैं उनमें मेजरली हम 3 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? वैसे तो पोर्चुगीज पढ़ते हैं, फिर फ्रेंच के बारे में पढ़ते हैं और इंग्लिश के बारे में। ठीक है, डच और जो डेनिश है इनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, अब इनकी मिशनरीज और कल्चर एक्टिविटीज की बात की जाए तो 1706 में जो इनके मिशनरीज होते हैं जिनजियांग बल्क और प्लास्टू चाओ, ये जो है अराइव, ये पहुंचते हैं कहाँ पे? त्रेकुवार में। ठीक है, और एस्टेब्लिश करते हैं पहला क्या? प्रोटेस्टेंट मिशन इन इंडिया। ठीक है, पहला प्रोटेस्टेंट मिशन जो है इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं और ये ट्रांसलेट करते हैं बाइबल को कौन सी लैंग्वेज में? जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है तमिल में, ताकि ये लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। ठीक है, उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अब जब ये आते हैं तो लोगों को तो डच लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अपनी बाइबल को ट्रांसलेट करते देते हैं, जो कि लोकल लैंग्वेज होती है वहाँ के लोगों की, तमिल। ठीक है, साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे ट्रांसलेट कर देते हैं और लोगों को अपने धर्म के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो था एक प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई थी। ठीक है, कब? 1712 में। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, वैसे मैक्सिमम जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो पोर्चुगीज ने ही भारत में लाई थी। ठीक है, अब इनके डिक्लाइन की बात करें तो ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना स्ट्रांग नहीं था। यही इनका मेन कारण था किस चीज़ का? डिक्लाइन का। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसॉल्व हो जाती है कब? 1729 में, और फिर से रिवाइव हो जाती है। वैसे तो डिसॉल्व हो जाती है 1729 में और फिर से रिवाइव कर देते हैं कब? 1730 में। पर पूरी तरह से जो इनका समापन होता है वो होता है 1843 में। ठीक है, और 1845 में क्या होता है? ये सोल्ड कर देते हैं ट्रकुवार और श्रीरामपुर को। किसको? इंग्लिश को। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सोल्ड कर देते हैं। और 1868 में निकोबार आइलैंड को सोल्ड कर देते हैं। किसको? ब्रिटिशर्स को। तो अब जो है फाइनली जो है ब्रिटिशर्स ही यहाँ के असली रूलर्स जो हैं बन के उभरते हैं। ठीक है, वो ही सारी पॉलिटिकल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो हैं वो अपने हाथों में ले लेते हैं और भारत पे रूल करते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं इनके सिग्निफिकेंस की या लिगेसी की। तो इनका सिग्निफिकेंस, इनका महत्व क्या है और एक क्या लिगेसी छोड़ के गए? इन्होंने जो है अपने धर्म का काफ़ी प्रचार किया यहाँ पे और बहुत सारे एजुकेशनल वर्क लिखे, जैसे कि इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया था लोकल लैंग्वेज, जिसमें किसमें? तमिल में। ठीक है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अर्लिंग प्रिंटिंग प्रेस इन इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी इंट्रोड्यूस की थी भारत की स्थानीय भाषाओं में। ठीक है, इन्होंने जो था मुझे और मजबूत किया इंडो डेनिश रिलेशन को। ठीक है, और फोर्ट डेनिसबर्ग जो है वो आज भी हम देख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो है वो म्यूजियम बना दिया गया है। ये जो फोर्ट डेंसबर्ग है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के त्रकम्बोर में। ठीक है, या तो थ्रंगमबाड़ी में। ठीक है, ये जो है तमिलनाडु में है, ये आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और अब ये जो है एक म्यूजियम है। ठीक है, अब जो टाइमलाइन की समरी है, जैसे कि कंपनी फाउंड होती है 1616 में। ठीक है, पहला एक्सपीडिशन लेके आते हैं 1618 में। ठीक है, टैकुबार जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं अपनी फैक्ट्री 1620 में। ठीक है, ठीक है, और अब जो है यहाँ पे वो म्यूजियम बना दिया गया है। ठीक है, ये जो है क्या करते हैं? प्रोटेस्टेंट मिशन अपना बिगेन करते हैं कब? 1706 में। 1755 में श्रीरामपुर में अपनी सेटलमेंट एस्टेब्लिश करते हैं। 1845 में सोल्ड कर देते हैं अपनी मैक्सिमम सेटलमेंट्स किसको? ब्रिटिशर्स को। और निकोबार आइलैंड को जो है वो सोल्ड कर देते हैं ब्रिटिशर्स को 1868 में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। तो ये था थोड़ी सी डिटेल किसके बारे में? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।